एक काफी ज्यादा लेजेंडरी फोटोग्राफर था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि जो उसका करियर था ना काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। वो ऐसी फोटोज क्लिक करता था जो काफी ज्यादा यूनिक होती थी और वो दुनिया की ना बुरे पार्ट को ज्यादा दिखाती थी। जो ये आदमी था ना वो अब इस दुनिया में नहीं है। पहले तो ऑब्वियसली बहुत सालों पुरानी बात है, और दूसरा रीजन ये भी है कि जो उसकी लास्ट फोटो थी जो उसने खींची थी, उस फोटो में उसने एक घोस्ट को, एक स्पिरिट को कैप्चर करा था। जिस फोटो को खींचने के बाद वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था और उसने खुद की जान ले ली थी। जब वो मरा तो उसके करियर पे कई सवाल उठे। बहुत लोगों ने उसकी प्रेजेंस तक को दबाने की कोशिश करी। कई लोगों ने उसकी खींची गई पिक्चर्स को लाखों में खरीदने की कोशिश करी, बट बहुत लोग हैं जो इस कहानी से आज तक अनजान है। पर इस कहानी पे आने से पहले मैं आपको एक आज ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहती हूँ जो शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे, स्पिरिट फोटोग्राफी। अब जब मैं बोलती हूँ स्पिरिट फोटोग्राफी तो इसका क्या मतलब है? अगर इसे एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझे तो अगर मान लो आपने कोई फोटो खींची है और उसके अंदर कुछ ऐसा प्रेजेंट है जो उस वक्त फोटो खींचते वक्त वहां पे नहीं था, तो किसी को भी यही लगेगा कि शायद वो कोई एंटिटी है, कोई स्पिरिट है, कोई एनर्जी है। और अगर वो आप कैप्चर कर पा रहे हो और वो फोटो निकल पा रही है तो यूजुअली इस कॉन्सेप्ट को स्पिरिट फोटोग्राफी माना जाता है। यानी कि ऐसी फोटोज क्लिक करना जिन फोटो के अंदर आफ्टर लाइफ का प्रूफ हो, या स्पिरिट्स हो, या घोस्ट हो, या पैरानॉर्मल रिलेटेड कोई भी चीज हो। तो अब जब आप इस बारे में सुनते हो तो आपके दिमाग में ना इससे आ रहा होगा कि शायद ये कोई मूवी का प्लॉट है, मूवी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। और ऐसे कई सारी मूवीज है कि एक आदमी या कोई भी होता है, औरत आदमी जो भी, और वो फोटोज खींचता है और उसके अंदर उसे स्पिरिट्स दिखने लगते हैं और फिर ऐसे मूवी प्रोग्रेस होती है। ये जितनी भी मूवीज आपने देखी है ये स्पिरिट फोटोग्राफी के रियल लाइफ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा ही चुकी हूँ कि स्पिरिट फोटोग्राफी क्या होता है, बट मैं आपको बताती हूँ कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। 1850s के टाइम पे विलियम मम्बलर नाम का एक आदमी न्यूज़पेपर में हर जगह छाया हुआ था। हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था। कई लोग थे जो उसके ऊपर सवाल उठा रहे थे और उसको फ्रॉड और कॉन आर्टिस्ट बता रहे थे। पर विलियम मम्बलर ऐसा करता क्या था? विलियम मम्बलर स्पिरिट फोटोग्राफी करता था, यानी वो ऐसी फोटोज खींचता था जिसके अंदर इंसान तो हो पर इंसानों के साथ भूत, प्रेत, आत्माएं भी प्रेजेंट हो। अब ये कोई ऐसी बात है कि अगर आज के टाइम पे मैं आपको बोलूं कि कोई फोटो खींचता है और उसके उसके बैकग्राउंड में कहीं पे स्पिरिट्स दिखती हैं या कुछ ऐसा, तो आप उस चीज को 100 बातों से झुठला सकते हो कि ये एआई है, ये फोटोशॉप है, इसको फेक करा गया है, या ये रियल फोटो नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है। पर 1850s में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जो सारी फोटोज को इस हद तक फेक या एडिट कर सके। अपने करियर में विलियम मम्बलर ने शायद हजारों फोटोज खींची होगी, और उन हजारों फोटोज में जहां जहां उसने बोला है कि वो स्पिरिट्स को प्रूव करेगा या वो दिखाना चाहता था, उसने उन फोटोज में स्पिरिट्स को दिखाया भी है। और ऐसा नहीं है कि एक ही मतलब आपको एक क्लाउड दिख रहा होगा या ऐसा कुछ साइड में कुछ ऐसा शैडोइश दिख रहा होगा जो बार बार होगा, नहीं। आपको उन फोटोज में इंसान की, जो भी वो क्लेम करता है कि वो स्पिरिट किस इंसान की थी, उस इंसान की आपको फोटोज थोड़ी थोड़ी पहचान में आ रही होगी। अपने पूरे करियर में विलियम मम्बलर बहुत ज्यादा चर्चित रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो स्पिरिट फोटोग्राफी ऐसी चीज है कि अगर कोई भी क्लेम करेगा कि वो कर सकता है तो ऑफ कोर्स उस पर सवाल उठेंगे, कंट्रोवर्सीज होगी, काफी लोग उसके बारे में जानना चाहेंगे, न्यूज़पेपर उसे कवर करेंगे। बट उसने काफी मशहूर लोगों की भी फोटोज खींची है, जिनमें से एक थी मैरी टॉड लिंकन। जो लोग नहीं जानते, मैरी टॉड लिंकन अब्राहम लिंकन की वाइफ थी। और मैं आपको इस फोटो का और उनके रिलेशनशिप का थोड़ा जिस्ट देती हूँ। जब ये फोटो, जब छोड़ो, आज के टाइम पे भी अगर आप मैरी टॉड लिंकन घोस्ट पिक्चर करके कुछ भी सर्च करोगे ना तो आपको 100 कहानियां मिल जाएंगी, क्योंकि मैरी टॉड लिंकन की एक ऐसी फोटो है, मैरी टॉड लिंकन भी छोड़ो, अब्राहम लिंकन की जो सबसे फेमस फोटोज में से एक है वो ये वाली है, और इसके अंदर अब्राहम लिंकन प्रेजेंट ही नहीं है। इसके अंदर उनकी वाइफ प्रेजेंट है और उनकी वाइफ एक चेयर पे बैठी है और उनके पीछे एक शैडोई फिगर है जिसे लोग कहते हैं कि अब्राहम लिंकन है। अगर आप ये फोटो देखोगे तो कहीं ना कहीं शायद आप भी अब्राहम लिंकन को स्पॉट कर पाओगे, क्योंकि सच में जब ये फोटो क्लिक हुई थी तो बहुत लोगों ने क्लेम करा था कि अब्राहम लिंकन के हाथ और उनका पूरा शरीर दिख रहा था। एनीवेज, इसकी थोड़ी हिस्ट्री पे जाते हैं। जो मैरी थी वो अपने पति अब्राहम लिंकन से बहुत प्यार करती थी, और जब उनकी मौत हुई, जब उन्हें मारा गया, तो मैरी काफी ज्यादा डिप्रेस हो गई थी। मतलब डिप्रेस एज इन वो अपने पति की मौत को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैरी का कहना था कि उनके पति की मौत के बाद कई दफा उनको ऐसा लगता था कि उनके
पति अब्राहम लिंकन अब भी उनके साथ मौजूद है और उनके आसपास ही है। जैसे ही मैरी टॉड लिंकन को विलियम ममलर के बारे में पता चला, जो कि स्पिरिट फोटोग्राफी कर सकता है और किसी भी स्पिरिट को फोटो में कैप्चर कर सकता है, मैरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। उनको लगा कि अगर ये कोई चांस है जिससे वो अपने लेट हस्बैंड को देख सकती है, तो मतलब वो ये चांस लेना चाहेंगी। मैरी विलियम ममलर के पास जाती है और अपनी फोटो क्लिक करवाती है। इस फोटो के अंदर ना मैरी एक चेयर पे बैठी है और उनका फेस थोड़ा सा टिल्टेड है। जब ये फोटो खींची जा रही थी, मैरी और विलियम के अलावा स्टूडियो में कोई भी नहीं था अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। बट जब ये फोटो खींचने के बाद सामने आई, तब उस फोटो में अब्राहम लिंकन भी उनके साथ प्रेजेंट थे। इस फोटो में अब्राहम मैरी के एकदम पीछे थे और उनके हाथ मैरी के कंधों पे रखे थे और वो पीछे पोज कर रहे थे मैरी के साथ। अब क्योंकि कई लोग सवाल उठाते, तो मैं ये भी बता दूं कि ये फोटो जब क्लिक हुई थी तब तक अब्राहम लिंकन इस दुनिया में नहीं थे। तो ये फोटो उनकी मौत के बाद ही क्लिक हुई है, जिसके बाद ये कहना कि वो वहाँ पे प्रेजेंट होंगे या ये कोई फेक फोटो होगी, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे मैं बता रही थी कि अगर आज के टाइम पे कोई भी किसी को बोले कि यार वो स्पिरिट फोटोग्राफी कर सकता है या उनकी फोटोज में स्पिरिट कैप्चर हुई है, तो 100 चीजें कि AI ये है वो है। बट मैं आपको थोड़ा पुराने का टाइम बताती हूँ कि कैसे फोटोज एक्चुअली क्लिक होती थी। पहले के टाइम पे ना कैमरास बहुत ज्यादा बड़े होते थे और सिर्फ प्रोफेशनल जो भी ये काम करते हैं उन्हीं के पास ज्यादातर कैमरास मिलते थे। अब जो वो भी फोटोज क्लिक करते थे ना, पहले तो उनका जो टेक्नोलॉजी था वो काफी ज्यादा आई वुड से कॉम्प्लेक्स था समझने के मैटर में, क्योंकि अभी आप देखोगे अगर आप कोई भी फोटो कैप्चर करते हो, अगर फोन से करते हो तो वो आपकी गैलरी में चली जाएगी। अगर आप नॉर्मल DSLR वगैरह से करते हो तो आपके मेमोरी कार्ड वगैरह में स्टोर हो जाएगी। पर पहले के टाइम पे ना जो प्रोसेस था वो थोड़ा लेंदी था। सो मान लो अगर किसी ने फोटो क्लिक करी है, तो वो फोटो जो भी उन्होंने क्लिक करी होगी वो एक फिल्म के थ्रू, एक रील के थ्रू बाहर आएगी। वो रील नहीं जो आज हम स्क्रॉल करते हैं, बट एक ये जो प्रोसेस है वो काफी ऐसा फिजिकल प्रोसेस था कि जो आप देख सकते हो कि वो इंसान कैसे उसको रील को नेगेटिव को डेवलप करके एक पिक्चर बना रहा है। और ये कैसे पूरा प्रोसेस मतलब एक काफी लंबा प्रोसेस भी था कि कैसे हो रहा है और कैसे फोटोग्राफ बन रही है। इसको मैं बताती हूँ इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, बाद में आपको पता चलेगा। तो एनीवेज, जब ये फोटो बनी थी तो ना तो इतनी टेक्नोलॉजी थी और ना ही इतने एडिट करने के या फोटोशॉप करने के तरीके थे, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत पुराने टाइम की बात है। तो जब विलियम ममलर ने फोटो डेवलप करी थी तो उनको दिख रहा था कि अब्राहम लिंकन पीछे है। और ये विलियम के लिए नई बात नहीं थी, क्योंकि विलियम इससे पहले अपने करियर में ऐसी बहुत सारी फोटोज खींच चुके थे जहाँ पे जिस इंसान की फोटो खींची जा रही है उसका कोई ना कोई लव्ड वन जो अब इस दुनिया में नहीं है वो वहाँ पे प्रेजेंट होता था। और सिर्फ प्रेजेंट नहीं होता था बल्कि फोटो के लिए पोज भी करता था। मैरी ने जब ये फोटो देखी तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर उनको हमेशा फील होता था कि उनके आसपास उनके पति अभी भी मौजूद है। और ज्यादातर उन्हें ऐसा फील होता था कि उनके पति के हाथ उनके कंधे पे, क्योंकि उनको अपने कंधों पे एक वेट महसूस होता था। वैसे ही अगर हम किसी अपने लव्ड वन को खोते हैं और हमें उनकी प्रेजेंस का अपने पास कोई भी प्रूफ मिलता है तो ये एनीवेज हमारे लिए काफी इमोशनल मोमेंट है। बट क्योंकि मैरी खुद एक इतनी फेमस पर्सनैलिटी थी, अब्राहम लिंकन इतने फेमस पर्सनैलिटी थे, ये बात और ये फोटो काफी ज्यादा वायरल हो गई और हर मीडिया ने, हर न्यूज़पेपर ने इस बात को, इस फोटो को कवर करा। विलियम ममलर का ये जो करियर है ना, इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ लो कि वो न्यूज़पेपर्स, मीडिया और कई लोगों का बहुत फेवरेट था। क्योंकि समझो कि कोई ऐसा इंसान है जो स्पिरिट्स को कैप्चर कर सकते हैं, कितनी कंट्रोवर्शियल, अनबिलीवेबल बात है और इसके ऊपर कितनी बढ़िया स्टोरीज बन सकती है। तो ऑफ कोर्स सबको उसकी लाइफ के बारे में, करियर के बारे में जानने की एक क्यूरियोसिटी थी। पर जब कोई इंसान बहुत ज्यादा फेमस होता है ना, तो उसके बहुत ज्यादा डाउन साइड्स भी होते हैं कि आप कुछ भी करते हो ना उस पे सवाल उठते हैं। तो जब ये जो विलियम ममलर थे उनका ये करियर अपने टॉप पे था, पीक पे था, तो उनके ऊपर बहुत सवाल उठते थे कि ये जो भी करते हैं ये फेक है और ये फोटोज रियल हो ही नहीं सकती। इनके ऊपर ना कोर्ट में केस भी हुआ था। इस कोर्ट केस के अंदर अलग अलग प्रोफेशनल्स को बुलाया गया था और उन प्रोफेशनल्स को कहा गया था कि आप विलियम ममलर का ये जो पूरा प्रोसेस है कि वो कैसे फोटो खींचते हैं और उसे डेवलप करके एक फाइनल प्रिंट बनाते हैं, उसे देखो, ऑब्जर्व करो और कोशिश करो कि आप उसे कॉपी कर सको या उसमें गलती दिखा सको। इतने सारे प्रोफेशनल्स ने उन्हें इतना क्लोजली ऑब्जर्व करा और इतना ट्राई करा कि वो उनके तरीके में कुछ तो कमी निकाले या कुछ तो तरीका निकाले जिससे वो भूतों को दिखा रहे थे, पर कोई भी नहीं कर पाया। इनफैक्ट विलियम ममलर को कहा गया था कि आप हमारे सामने फोटो खींचो और दिखाओ कि स्पिरिट कैसे दिखती है। विलियम ममलर ने कोर्ट के इस ऑर्डर को बिल्कुल माना और फोटो खींची और उस फोटो के अंदर भी स्पिरिट स्पॉट हुई।
बट जब ये प्रोसेस हो रहा था, जब विलियम ममलर ये फोटो खींच रहे थे, उस वक्त स्टूडियो में उनके अलावा, प्रोफेशनल्स के अलावा कोई भी नहीं था और वो स्पिरिट वहां पे मौजूद थी ही नहीं। उनका जो पूरा प्रोसेस था, जो मैंने आपको बताया था क्यों इंपॉर्टेंट है कि वो नेगेटिव को आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, उसको फिर आप एक फाइनल प्रिंट बनाते हो, ये जो भी पूरा प्रोसेस था जो फिजिकली बाकी लोगों के सामने हो रहा था, वो विलियम ममलर दिख रहे थे कि वो पूरा प्रोसेस कर रहे हैं और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे। फिर भी उनकी कोई गलती नहीं पता लगा पाया, ट्रिकरी नहीं पता लगा पाया कि भूतों को कैसे दिखा रहे हैं। तो फाइनली ये कोर्ट केस के अंदर विलियम ममलर को इनोसेंट प्रूफ कर दिया गया और उनके इस तरीके पे कहीं ना कहीं एक यकीन कर लिया गया कि शायद वो भूतों को देख सकते हैं और उनकी फोटो खींच सकते हैं। काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में आने के बाद ना विलियम ममलर ने अपनी जो लोकेशन थी उसे भी कई बार चेंज करा था। वो रीलोकेट हो गए थे, पर वो जहाँ पे भी जाते थे वो अपने इस टैलेंट की वजह से हमेशा न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में मिलते थे। विलियम ममलर का ये जो करियर है ना, कई लोग कहते हैं कि उनका करियर था ही नहीं, एक्चुअली उनकी वाइफ का करियर था जो कि इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे थी, जिन्होंने विलियम को वो सब सिखाया। तो जो विलियम जानते थे और जो स्पिरिट फोटोग्राफी का कॉन्सेप्ट है वो उनकी वाइफ ने ही इंट्रोड्यूस करा था, ऐसा लोगों का कहना है। और इस चीज के काफी ज्यादा प्रूफ्स भी है, पर जो एक फ्रंट फेस थे या जो मीडिया में बहुत ज्यादा फेमस थे वो विलियम थे। एनीवेज, ना तो विलियम के ना ही उनके वाइफ के तरीकों में कोई ट्रिक या छलावा या झूठ पकड़ पाया कि वो कैसे स्पिरिट्स को दिखाते हैं। और अपने करियर में उन्होंने काफी ज्यादा फोटोज खींची जिसके अंदर कहीं ना कहीं स्पिरिट मौजूद होती थी। अब आप सोच रहे होगे कि शायद उनके पास कोई ट्रिक होगी, और ऐसा सिर्फ आपने, कोर्ट ने भी सोचा था, प्रोफेशनल्स ने भी सोचा था, और उन्होंने 9 ऐसे तरीके बताए थे जिसके हिसाब से या जिसको यूज करके विलियम इन फोटोज को फेक करता था। पर उन 9 के 9 तरीकों को यूज करने के बावजूद भी कोई और नहीं उन फोटोज को फेक कर पाया। जितनी भी फोटोज विलियम ने खींची थी ना, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान की या एक ही स्पिरिट की खींची थी। मान लो अगर कोई लेडी है, जिस लेडी ने विलियम को बताया भी नहीं था कि उन्होंने अपना किस लव्ड वन को खोया है या किस इंसान को खोया है, वो विलियम के पास जाती है, बैठती है, फोटो खिंचवाती है। अचानक से ही जब उनकी फोटो डेवलप होके पूरी रेडी होके आती है तो उनके साइड में एक बच्चा होता है। जब विलियम उस लेडी को वो फोटो पकड़ाते हैं तो वो लेडी कन्फेस करती है कि हाँ, अभी कुछ टाइम पहले मेरे बच्चे की मौत हुई थी। तो ऐसा था विलियम ममलर का ये करियर, जहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो किसी से पूछते थे कि आपने किसको खोया और फिर उसकी स्पिरिट को या फोटो को दिखाते थे। ये सब काफी नेचुरल वे में, नेचुरल में भी नहीं, आई डोंट नो कैसे हो रहा था कि जो भी इंसान ने जिस भी अपने दूसरे लव्ड वन को खोया होगा वही उनको उन फोटोज में दिखता था। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस इंसान को दिखता था, आसपास के सब लोगों को दिखता था। पर हाँ, एक ही डिफरेंस था कि मान लो किसी लेडी ने अपनी फोटो खिंचवाई और उसके साइड में वो शैडोई फिगर है, तो मे बी वो लेडी पहचान पा रही है कि ये शैडोई फिगर इस इंसान की है, बट कोई और इंसान नहीं पहचान पाएगा कि अच्छा ये या तो एक लड़का है, लड़की है या कौन है। विलियम ममलर के बाद स्पिरिट फोटोग्राफी दोबारा से प्रूफ हुई थी एड और लॉरेन वॉरेन के थ्रू। अब एड और लॉरेन वॉरेन के बारे में सब लोग जानते हैं, काफी ज्यादा मूवीज है, कॉन्जरिंग का पूरा एक सीरीज है जो उनकी स्टोरीज पे, उनके करे गए इन्वेस्टिगेशंस पे चलती है। तो ऐसा था कि एड और लॉरेन वॉरेन एक हॉन्टेड हाउस के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन करने गए थे। ये बात 1976 की है और ये जो हॉन्टेड हाउस था वो लॉन्ग आइलैंड में था और इसकी फोटो भी आज तक सर्कुलेट होती है और लोगों को बहुत ईजिली मिल जाएगी। जब वो लोग वहाँ पहुंचे तो वो अपनी टीम के साथ, जैसे वो रूटीन चेकअप, रूटीन चेक करते थे, जगहों का इन्वेस्टिगेट करते थे, वो वही सब कर रहे थे, जिसका एक हिस्सा था पूरी इन्वेस्टिगेशन का कि वो अलग अलग जगहों की फोटोज खींचते थे। जब वो फोटो खींच रहे थे तो एक फोटो जो स्टेयरकेस की पास की थी, उन्होंने जब खींची तो उन्होंने बाद में नोटिस करा कि उस फोटो में एक लड़का था और वो लड़का काफी यंग ही था। जब ये फोटो बाहर आई तो एड और लॉरेन वॉरेन ने प्रूफ बताया कि ये स्पिरिट्स की एग्जिस्टेंस का प्रूफ है, क्योंकि हमने एक स्पिरिट को अपनी फोटो में कैप्चर करा है। एड और लॉरेन वॉरेन अपने टाइम में बहुत ज्यादा फेमस थे एंड ऑफ कोर्स इसी वजह से उनके बहुत ज्यादा इनके ऊपर काफी ज्यादा सवाल उठते थे। तो जब ये फोटो बाहर आई तो सबका कहना ये था कि एड और लॉरेन की टीम में से एक लड़का है, क्योंकि उस लड़के की भी उम्र आसपास की ही थी। बट जब ये फोटो खींची जा रही थी, वो लड़का जो एड और लॉरेन के लिए काम करता था वो उस कमरे में या उसके आसपास भी था ही नहीं। और जिस लड़के की, जो स्पिरिट की फोटो खींची गई थी और वो लड़का जिसको सब कह रहे थे कि उसकी फोटो और ये एड की टीम का हिस्सा है, उनमें सालों का फर्क था। उनकी हाइट डिफरेंट थी, उनके फेशियल फीचर्स डिफरेंट थे और उनको देख के ही पता लगाया जा सकता था कि ये सेम पर्सन नहीं है। इस फोटो के अंदर एक और चीज है जो काफी लोगों ने नोटिस करी, वो थी उस स्पिरिट की आंखें, कोई जो बहुत ज्यादा डार्कन्ड आंखें थी, जिसको देख के भी पता लग रहा था अकॉर्डिंग टू सम कि ये किसी इंसान की फोटो नहीं है।
अब मैं आपको इतनी देर से स्पिरिट फोटोग्राफी का कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, बट हमारी कहानी तो यहाँ से चालू ही नहीं हुई थी। हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी एक ऐसे फोटोग्राफर से जो काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी थे। ये जो फोटोग्राफर थे, इनके बारे में दोबारा से एक इंट्रो देते हुए, ये अपने ना फोटोज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहते थे और ये अपनी फोटोज से एक डार्क पिक्चर बनाना चाहते थे जो वर्ल्ड की रियलिटी थी। मतलब ये ऐसी चीज़ों को कैप्चर करते थे जो दुनिया छुपाने की कोशिश करती है। इनकी जो मौत हुई उससे पहले जो इन्होंने फोटो क्लिक करी थी जिसके अंदर स्पिरिट का प्रूफ था, उसको भी छुपाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि पहला तो वो स्पिरिट फोटोग्राफी का एक और प्रूफ था कि ये सच में एक कॉन्सेप्ट है जो एग्जिस्ट करता है, और दूसरा क्योंकि ये लोगों में स्पिरिट्स रियल है का बिलीफ और बढ़ा देता है। एंड ऑफ कोर्स ये जो फोटोग्राफर थे एनीवेज काफी ज्यादा फेमस थे, कंट्रोवर्शियल थे, तो मे बी ये भी एक नोटेबल एविडेंस बन जाता। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये काफी डार्क इमेजेस क्लिक करते थे, तो इनकी जो लास्ट फोटो थी उसके स्टोरी पे आते कि वो फोटो कब ली गई, कैसे ली गई और क्या हुआ था फोटो में। इस स्टोरी के लिए मान लेते हैं कि इनका नाम जैक्सन था। तो जो जैक्सन थे वो ना काफी ज्यादा ओल्ड अबैंडन प्लेसेस पे भी जाते थे। उनका मानना था कि जितनी ज्यादा पुरानी जगह होगी उतनी ही ज्यादा उसमें सच और डार्क चीजें, डार्क पास्ट छुपी हुई होगी जो दुनिया नहीं चाहती सामने आए, और कुछ ना कुछ तो वजह होगी जिसकी वजह से सब लोग इस जगह को छोड़ के जा चुके हैं। तो उनके पूरे करियर में वो ऐसी कई ज्यादा मैंशंस में मान लो, जगहों पे मान लो, वहां गए थे जो अबैंडन थी ऑलमोस्ट। ऐसे कई सारे टनल्स भी है, कई सारे देश भी है जहाँ पे जैक्सन ने जाके फोटोज को क्लिक करा था। एनीवेज उनको एक आइलैंड पे मौजूद एक मैंशन के बारे में पता चलता है और सब यही बोलते हैं कि वो मैंशन जो था वो पहले एक बहुत ही वेल्दी फैमिली का सेकंड होम हुआ करता था। सेकंड होम यानी कि उनका रियल जो घर था वो तो कहीं और था, पर वेकेशंस बनाने के लिए या कभी कभी टाइम अपना फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए वो इस घर में आया करते थे। ये जो वेकेशन होम था वो काफी सालों से बंद पड़ा था और काफी लोगों ने कोशिश करी थी इसको बेचने की, बट ये वेकेशन होम फॉर सम रीजन नहीं बिक रहा था। बट क्या रीजन था ये अब तक किसी को डिस्क्लोज नहीं करा गया था, क्योंकि ये जो मैंशन था वो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी थी और बहुत ज्यादा महंगी प्रॉपर्टी थी। जब जैक्सन को इस आइलैंड के बारे में पता लगा, इस मैंशन के बारे में पता लगा, तो वो एनीवेज यहाँ पे जाना चाहते थे। तो उनको लगा कि इससे ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी तो उन्हें मिलेगी नहीं, तो जैक्सन इस जगह पे जाने के लिए रेडी हो गए। वो अपने इक्विपमेंट्स यानी अपना कैमरा वगैरह सब लेके गए और वो अकेले ही जाते थे मोस्टली हर जगह पे, तो वो अकेले ही गए। जैसे ही वो उस आइलैंड पे पहुंचे तो पहली बार तो वो कोई बहुत बड़ा आइलैंड नहीं था, तो वहाँ पे सब लोग सबको जानते थे। उन्होंने कई लोगों से उस आइलैंड पे उस मैंशन के बारे में पूछा, बट किसी ने भी ना उन्हें कुछ बताया नहीं। तो सबने बोला कि हाँ थी एक फैमिली जिनका सेकंड होम था, कभी कभी आते थे, कई सालों से आए नहीं, खाली पड़ा है, वहाँ पे हम जाते भी नहीं क्योंकि वो बहुत कोने में है, ये वो सबने अलग अलग कहानी सुनाई, बट किसी ने कुछ बताया नहीं। और ऐसा नहीं है कि लोग कुछ छुपा रहे थे, बट आई थिंक किसी को जेन्युइनली नहीं पता था। आइलैंड को घूमते घूमते जैक्सन उस मैंशन के पास जाते रहे और उस मैंशन के पास उनको ना कई लोग मिले। उन लोगों से ना जैक्सन ने एक एक करके पूछा कि क्या आप मेरे को उस मैंशन पे लेके जाओगे, क्या आप मेरे साथ वहाँ चलोगे, क्या आप मेरी मदद करोगे। सबने उन्हें मना कर दिया। रीजन कि क्यों जैक्सन सबसे पूछ रहे थे, फर्स्ट उनको साइलेंट के बारे में ज्यादा पता नहीं था, सेकंड वो चाहते थे कि कोई और इंसान उन्हें अकम्पनी करे, नॉट बिकॉज वो डर रहे थे बट बिकॉज वो चाहते थे कि वो अपनी कुछ फोटोज क्लिक करवा पाए। जैसे ही जैक्सन उस मैंशन के पास जाते जा रहे थे उनको अपने रास्ते में एक लड़की मिली, और क्योंकि जैक्सन इस पॉइंट पे हर इंसान से पूछ रहे थे क्या वो उन्हें मैंशन के जगह के बारे में बताएंगे, घर के बारे में बताएंगे, तो उन्होंने उस लड़की से भी पूछा कि क्या वो उस मैंशन के बारे में जैक्सन को बताएंगी। तो इतने सारे लोगों में से वो लड़की पहली थी जिसने हाँ बोला और जैक्सन की मदद करने को रेडी हो गई। उस लड़की ने बताया कि उस लड़की के पिता उस मैंशन में केयर टेकर थे और अभी भी कभी कभी वो लड़की उस मैंशन में जाके घर का हाल और ये सब देखती रहती है, क्योंकि उसके डैड के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आ गई। अब जैक्सन को लगा कि इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता कि एक ऐसा इंसान उन्हें मिल गया जिसको घर के बारे में भी पता है, रास्ता भी पता है और थोड़ा बहुत घर की हिस्ट्री के बारे में भी पता है। तो जब जैक्सन और वो लड़की घर के पास जा रहे थे तो जैक्सन उनसे अलग अलग सवाल पूछे थे कि वो कहाँ रहती है, उनके पिता ने कितने सालों तक वहाँ काम करा, वो मैंशन खाली क्यों है, वगैरह वगैरह। और लड़की भी उन्हें सबका जवाब देती रहती है। अब कुछ ही देर में वो लोग मैंशन के पास आके पहुंच जाते हैं और जैक्सन ना फोटोज क्लिक करने लग जाते हैं। अब जैक्सन जो वहाँ पे फोटोज क्लिक करने ही आए थे तो वो अपना काम कर रहे थे और फोटोज खींच रहे थे। इसी दौरान वो लड़की जैक्सन से पूछती है कि आप यहाँ की फोटोज क्यों खींच रहे हो।
इस चीज पे जैक्सन रिप्लाई करता है कि उनको ना पुरानी अबैंडन जगहों की और ऐसी जगहों की फोटोज खींचना बहुत पसंद है जहाँ पे कोई ना कोई डार्क पास्ट रहा हो या जो लोगों ने एकदम अबैंडन कर दिया हो। ये बात सुन के जो लड़की होती है वो एकदम ऐसा स्माइल करने लग जाती है, जिसके बाद जैक्सन पूछते हैं कि आप हंस क्यों रहे हो। तो वो लड़की बताती है कि अगर ऐसी ही बात है तो जो जैक्सन को अंदर फोटोज मिलेगी ना वो बहुत ज्यादा एकदम अनइमेजिनेबल होगी, क्योंकि इस घर में कुछ ऐसा हुआ था जो लोगों को पता ही नहीं है। अब ये सुन के जैक्सन और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है कि उस लड़की के पास इस घर की ऐसी कौन सी कहानी है जो आधे लोगों को पता ही नहीं है। तो जैक्सन उस लड़की को बहुत ज्यादा फोर्स करने लग जाता है, अच्छा बताओ क्या था, इस घर में ऐसा क्या हुआ। तो लड़की कहती है कि मैं ना आपको इस पूरे घर का टूर देती हूँ कि इस घर में कौन सा कमरा है, कौन कहाँ रहता था, इस घर में क्या हुआ, बट एक शर्त है कि मैं आपको पूरा टूर देते देते कहानी सुनाऊंगी क्योंकि उससे आपको ज्यादा मजा आएगा। ये शर्त वियर्ड थी, बट फिर जैक्सन को लगा कि उनको तो फोटोज खींचने अंदर जाना ही था और अगर उनके पास एक ऐसा जरिया है जिससे वो घर के अंदर जाके फोटोज खींच सकते हैं तो और अच्छी बात है। तो जैक्सन उस लड़की की बात पे एग्री कर जाता है और दोनों अंदर चले जाते हैं। अब एक ऐसी जगह जो बहुत सालों से बंद पड़ी हो, जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, जो दूर से ही मतलब दीवारों से, बाहर की दीवारों से देख के ऐसा लग रहा हो कि अंदर का माहौल अच्छा नहीं होगा, सारी दीवारें टूटी हुई होगी, हर जगह धूल मिट्टी, जानवर, कीड़े मकोड़े सब कुछ मिलेगा। अगर आप ऐसी जगह पे जाते हो तो आपका यही एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अब ये तो घर टूटा हुआ है, ये अच्छी कंडीशन में नहीं मिलेगा। जब जैक्सन भी इस घर के बाहर गए थे और उन्होंने भी इस घर को देखा था तो बाहर से वो घर बहुत ही बुरी स्टेट में था। दीवारें हर जगह से टूट रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त ये घर गिर सकता है टूट के, इतनी बुरी स्टेट थी। दरवाजे टूट रहे थे, खिड़कियां दिख रही थी कि टूटी हुई है, बाहर ही दिख रहे थे कि जाले लगे हुए हैं, हर जगह धूल मिट्टी थी। तो जैक्सन को कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं थी कि घर में उनको क्या ही मिलेगा, सब कुछ टूटा हुआ ही होगा और क्या ही वो फोटोज इतनी क्लिक कर पाएंगे, अंधेरा होगा। बट टू हिज सरप्राइज जब जैक्सन अंदर जाते हैं और कुछ ही कदम अंदर लेते हैं तो ऐसा लग ही नहीं रहा होता कि वो घर इतने सालों से बंद पड़ा था या ये वही घर है जिसको इन्होंने अभी बाहर से देखा था, क्योंकि वो घर के अंदर ना धूल मिट्टी थी, पर ऐसी धूल मिट्टी नहीं थी कि सालों से बंद हो। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही वक्त से बंद होगा। वहां पे ना तो जाले थे, ना ही कोई कीड़े मकोड़े थे, ना ही ज्यादा धूल थी, ना ही कोई ऐसा फर्नीचर टूटा हुआ लग रहा था। सब कुछ ऐसा लग रहा था कि ये तो मतलब अभी कोई खाली करके गया है कुछ टाइम पहले और अभी वापस भी आ सकता है। जैक्सन ने ये बात उस लड़की से पूछी और उस लड़की ने बताया कि हाँ मैं इस घर का देखभाल करती हूँ तो मैं यहाँ आती रहती हूँ, जिसकी वजह से ये पॉइंट वैलिड लगा कि हाँ अगर कोई लड़की बार बार यहाँ आ जा रही है तो सफाई वगैरह तो होती रहती होगी और ये इतना पुराना अबैंडन्ड भी नहीं लग रहा। इसी वजह से जैसे ही जैक्सन और वो लड़की घर के अंदर आते हैं, उस मैंशन में आते हैं, वो लड़की उस मैंशन की और उधर रहने वाली फैमिली की स्टोरी स्टार्ट कर देती है। अकॉर्डिंग टू हर स्टोरी उस मैंशन में ना 6 लोग रहते थे। एक तो माँ थी, एक बाप था, उनके 3 बच्चे थे और एक डॉग था। वो जो डॉग भी था ना वो उनकी फैमिली का ही एक हिस्सा था और इसी वजह से वो लड़की बताती है कि उस परिवार में हमेशा माना जाता था कि 6 लोग रहते हैं। तीनों बच्चे जो पियर्सन फैमिली का हिस्सा थे, फॉर दिस स्टोरी अगेन इस फैमिली का नाम हम पियर्सन फैमिली रख देते हैं। तो मिस्टर एंड मिसेस पियर्सन के जो तीनों बच्चे थे वो काफी ज्यादा शांत स्वभाव के, काफी ज्यादा अच्छे बच्चे थे। जैसे आपने सुना होगा ना कि सब पेरेंट्स अपने बच्चों को एक एग्जाम्पल देते कि तुम्हें उसकी जैसे होना चाहिए, तो पियर्सन फैमिली के जो तीनों बच्चे थे ये वो एग्जाम्पल थे जो हर पेरेंट बताता कि तुम्हें उनके जैसा होना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छे थे, वो ज्यादा अच्छे नेचर के थे, मतलब इतना रिच होने के बावजूद भी वो काफी ज्यादा हम्बल थे, वो किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, सब कुछ मतलब इतने लविंग थे कि आप बता ही नहीं सकते कि वो इतने रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। पियर्सन फैमिली के 3 बच्चों में से 2 लड़के थे और उनकी सबसे छोटी बेटी थी। जो दोनों लड़के थे वो अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब उनकी फैमिली में एक इकलौती बेटी थी और वो सबसे छोटी थी, तो सब छोटे बच्चों के लिए तो प्यार रहता ही है और सबसे छोटे भाई बहन के लिए तो स्पेशली ज्यादा प्यार रहता है। जो मिस्टर एंड मिसेस पियर्सन भी थे वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उस पूरी फैमिली में अगर किसी को ऐसा माना जा सकता है कि सबसे ज्यादा पैम्पर करके रखा जाता था तो वो उनकी बेटी ही थी। पियर्सन फैमिली ओरिजिनली अमेरिका में रहते थे और अपने सेकेंड होम के लिए उन्होंने इस आइलैंड को चुना था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम यहाँ पे मतलब आप नेचर के बहुत ज्यादा क्लोज रहते हो एंड यहाँ पे वो जब भी दुनिया से अलग हटके रहना चाहते हो तो ये जगह बेस्ट थी उनके लिए। जब वो यहाँ आए भी थे तो उन्होंने जानबूझ के अपना मैंशन, एनीवेज वो अपना मैंशन बहुत बड़ा बनाना चाहते थे इसलिए भी, और वो दूसरों से दूर भी रहना चाहते थे इसलिए भी अपना मैंशन उन्होंने आइलैंड के एकदम कोने पे बनाया था जहाँ पे उन्हें लोग डिस्टर्ब ना करें। अब आप कहीं पे भी कहीं बहुत ज्यादा कोने में रहते हो तो उसके बहुत ही
नेगेटिव साइड्स भी होते हैं और पॉजिटिव साइड्स भी होते हैं। नेगेटिव साइड ये कि आपको आपके घर पे क्या चल रहा है किसी को पता नहीं होता, और पॉजिटिव साइड ये कि आपके पास आपकी खुद की स्पेस होती है। पियर्सन फैमिली में ना बटलर और सर्वेंट्स वगैरह रहते थे, बट मोस्टली जब भी वो अपने सेकेंड होम में आते थे वो अपने बटलर और सर्वेंट्स को नहीं लेके आते थे, क्योंकि वो एक फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका जो भी स्टाफ है वो उस फैमिली टाइम को कैसे भी इंटरप्ट करे। तो ज्यादातर अपने एक ही बटलर को लाते थे जो उनकी फैमिली में बहुत सालों से था, और एक यहाँ पे उनका जो केयर टेकर था, इस लड़की के जो पापा के उस घर का ध्यान रखते थे वो रहते थे यहाँ पे ज्यादातर। जिस आइलैंड की मैं बात कर रही हूँ जहाँ पे पियर्सन फैमिली का ये मैंशन था, इस जगह पे क्राइम रेट ऑलमोस्ट 0 था। तो यहाँ पे ना तो चोरी चकारी होती थी, ना ही कोई किसी को छेड़ता था, और मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं था कि किसी को भी अनसेफ फील हो। ये एक और रीजन था कि क्यों पियर्सन फैमिली ने यहाँ पे रहने का डिसाइड किया था। पियर्सन फैमिली एक ऐसी फैमिली थी जो बहुत ज्यादा क्लोज नेट थी, यानी कि हर इंसान सामने वाले से बहुत ज्यादा प्यार करता था। ऐसा नहीं था कि माँ बाप के रिलेशंस अच्छे नहीं थे या बाप बेटों से इंटरेक्ट नहीं करता था, सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और सब एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। जब पियर्सन फैमिली कई दिनों तक अपने सेकंड होम से अपने असली होम पे, अपने मेन होम पे, या जो भी वो अमेरिका में जहाँ पे भी रहते थे वहां नहीं आए, तो उनके जो सर्वेंट्स थे उनको फैमिली के लिए डर लगने लग गया कि इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहे, कहीं कुछ बात ना हो गई हो। उनके एक सर्वेंट जो कि उनके साथ कई सालों से थे एंड ऑफ कोर्स वो भी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच थे, वो इस सेकंड होम में आके देखते हैं कि क्या हुआ, कि ये लोग वापस क्यों नहीं आ रहे। क्योंकि पहले भी ऐसा होता था कि पियर्सन फैमिली अपने सेकंड होम आती थी, बट वो कुछ दिनों में वापस भी चले जाते थे। जैसे ही वो सर्वेंट उस घर में आता है वो देखता है कि उस फैमिली का हर इंसान घर में मरा हुआ था, और क्योंकि वो मैंशन बहुत बड़ा था तो ऐसा भी नहीं कि आपको सब एक ही जगह पे मरे हुए मिल जाएंगे। अगर आप घर में जा रहे हो तो आपको सबकी लाशें मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं था। हर कमरे में एक दूसरी लाश थी, और हर लाश एक ऐसे तरीके में रखी गई थी, लेटी हुई थी या मिली थी जो बहुत ही ज्यादा अनइमेजिनेबल था। जो मिस्टर पियर्सन थे वो अपने नीचे के फ्लोर में सबसे पहले रूम में, जो उनका स्टडी रूम हुआ करता था, वहां पे चेयर से बंधे हुए थे और उनका गला आधा कटा हुआ था और वो नीचे लटक रहा था। जो मिसेस पियर्सन थी वो सेकंड फ्लोर पे अपने रूम में मिली थी जहाँ पे उनका हाथ कटा हुआ था, और वो कटा हुआ हाथ नीचे लटक रहा था और उससे बहुत ज्यादा खून बह चुका था। जो उनका बड़ा बेटा था वो एक ऐसे रूम में मिला जिस रूम में ज्यादा सामान नहीं था, और जिस तरीके में उसकी लाश मिली वो भी काफी ज्यादा दर्दनाक थी, क्योंकि उसकी दोनों आंखों के आई सॉकेट्स के अंदर बहुत ज्यादा बड़े घाव थे, और ऐसा लग रहा था कि उनकी मौत का कारण भी वही घाव होंगे। जो उनका दूसरा बेटा था वो अपने रूम में एक सोफे पे मिला जहाँ पे उसका मुंह बिल्कुल दूसरी साइड था, जिससे लग रहा था कि उसका मुंह बहुत ज्यादा, उसका सर बहुत ही ज्यादा स्पीड और ताकत से हिला के उनकी मतलब बोन को तोड़ा गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। जो उस घर में डॉग था, जो उस घर का ही एक सदस्य था, उसकी जो लाश थी वो हॉल में मिली थी। जो उस घर की सबसे छोटी बेटी थी वो अपने कमरे में मिली थी, एक ड्रेसिंग टेबल पे, जहाँ पे उन्होंने ड्रेसिंग टेबल पे अपने हाथ रख के उसके ऊपर उनका सर प्लेस था, और जब उसका सर बहुत मुश्किल से उसको उस प्लेस से हटाया गया तो उसके मुंह पे एक स्माइल थी, उसके सामने एकदम एक शीशा रखा था। इस तरीके से पियर्सन फैमिली के हर एक मेंबर की लाश मिलती है, और जो सर्वेंट आके देखता है, ऑफ कोर्स सबसे पहले वो डॉग को देखता है, और जब वो डॉग को ऐसे देखता है कि वो मरा हुआ है और बहुत बुरी तरीके से उसका शरीर तोड़ा गया है हर जगह से, सब बहुत बुरी स्टेट है उस डॉग के बॉडी की, तो ऑफ कोर्स उसे समझ आ जाता है कि कुछ बहुत गलत है, और वो भाग भाग के हर कमरे में जाता है, आसपास लोगों से मदद लेने की कोशिश करता है, पुलिस को बुलाता है, और बहुत चीजें होती है। ये इंसिडेंट कई सालों पहले हुआ था एंड कई लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे, क्योंकि ऑफ कोर्स पियर्सन फैमिली का जो ये मैंशन था वो बहुत पीछे था। जब ये लड़की इस कहानी के बारे में भी बता रही होती है ना जैक्सन को, सबसे वियर्ड बात ये होती है कि वो जिस कमरे में जाती है वो उस कमरे में उस फैमिली की डेथ को एक्सप्लेन करती है। तो जब वो लोग हॉल में होते हैं और जब जैक्सन किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे खड़ा हुआ होता है तो लड़की उससे बोलती है कि क्या तुम जानते हो ये वही जगह है जहाँ पे उनके पेट का खून बिखरा हुआ था। जैक्सन को ये बहुत वियर्ड बात लगती है, बट अगेन अगर कोई उसे स्टोरी सुना रहा है तो हो सकता है कि उसका तरीका ये हो बताने का और इसलिए वो इतना कैजुअली इस बात को बोल रही हो। जब जैक्सन उस पहले रूम में जाता है जहाँ पे पियर्सन फैमिली के जो हेड होते हैं मिस्टर पियर्सन होते हैं वो मिलते हैं, तो जैक्सन वो रूम खोलता है एंड वो ऑफ कोर्स एक स्टडी रूम होता है, तो वहाँ पे टेबल वगैरह रखा गया है एंड जैसे मैंने बताया कि पूरे घर में कोई ज्यादा धूल या कुछ ऐसा टूटा हुआ सामान नहीं था। वो देखता है कि उस रूम में
जहाँ पे मिस्टर पियर्सन मिले थे, जहाँ पे भी जैक्सन अंदर जा रहा है, उस रूम में जो टेबल था, जो स्टडी टेबल था, उसके एजेस टूटे हुए थे। और जो वो लड़की थी, जैक्सन को वो स्टोरी सुनाते सुनाते उन एजेस की तरफ जाती है, उस टेबल की तरफ जाती है और उन एजेस को टच करने लग जाती है। और वो तब वो स्टोरी सुनाती है कि यहीं पे, ये वही जगह है जहाँ पे मिस्टर पियर्सन की लाश मिली थी, ये वही जगह है जहाँ पे उन्हें मारा गया था। और मिस्टर पियर्सन को ये कमरा बहुत ज्यादा पसंद था, वो यहाँ पे अपना बहुत ज्यादा टाइम गुजारते थे, वो जब भी आते थे इसी स्टडी रूम में अपना काम करते थे। जिस तरीके से मिस्टर पियर्सन की लाश मिली थी कि उनका सर आधा कटा हुआ था और वो नीचे की तरफ टिल्ट भी हो रहा था, जब वो लड़की उस बात को बता भी रही होती है तो वो स्टडी टेबल पे बैठ के उस चीज को इनैक्ट करने की कोशिश करती है कि जब मिस्टर पियर्सन मिले थे, जानते हो, उनका सर इतना नीचे था। जो जैक्सन को अगेन बहुत ज्यादा वियर्ड लगता है, बट जैक्सन अपना काम करने आया है और उसे नहीं पता कि वो लड़की इतना क्रीप आउट क्यों कर रही है उसे, तो वो इस बात को इग्नोर करके चला जाता है। नेक्स्ट वो उस रूम में जाते हैं जहाँ पे मिसेस पियर्सन मिलती है। एंड जब वो लड़की मिसेस पियर्सन के कमरे में जाती है, जो मिस्टर और मिसेस पियर्सन का कमरा होता है, और जब वो उस रूम को खोलती है तो वो एक बहुत बड़ी स्माइल करती है कि ये ना मिसेस पियर्सन का कमरा है और मुझे वो इतनी पसंद भी नहीं थी, वो मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाती थी। जैसे ही वो लड़की वो स्टेटमेंट बोलती है ना, तो जैक्सन ऐसा एज्यूम करता है कि हो सकता है कि इससे, इसके पापा से, जो भी इसके फादर थे, जो केयरटेकर थे, उनके साथ जो पियर्सन फैमिली थी अच्छी नहीं थी और इसी वजह से इतना क्रूअल तरीके से उनकी मौत के बारे में बात कर रही है। तो जैक्सन उस लड़की की बात को ना सीरियसली लेते हुए उस स्टोरी के बारे में भी सुनता है कि जो मिसेस पियर्सन थी, उनकी जब लाश मिली, जब वो बिस्तर पे लेटी हुई थी और उनके एक हाथ पे कट था, वो खून बह रहा था, तो ये लड़की बताती है कि दरअसल उनके एक हाथ में तो कट था और उनके दूसरे हाथ में एक चाकू था और उन्होंने ही अपने हाथ पे वो कट लगा के खुद की जान ली थी। ऐसे करते करते वो लड़की जैक्सन को हर कमरे में लेके जाती है और पियर्सन परिवार के हर सदस्य की मौत को इन डिटेल बताती है कि जब वो मरे वो इतना डर गए थे कि वो चीख रहे थे कि वो चाहते थे उनकी जान बच जाए, पर उनकी जान नहीं बच पाई, कि उनकी चीखें बाहर तक जा रही थी पर आसपास तो कोई था ही नहीं उन्हें बचाने के लिए। वो इतनी इन डिटेल सबको बता रही, सबकी बातें बता रही थी कि जैक्सन को बहुत ज्यादा वियर्ड लगा कि इसको कैसे इतनी डिटेल में पता है। बट देन अगेन जैक्सन ने एज्यूम करा कि क्योंकि केयर टेकर थी और क्योंकि लोग एक चीज में मिर्च मसाला लगाते हैं तो ये भी वही कर रही होगी। जब जैक्सन उस लड़की के, जो पियर्सन फैमिली की सबसे छोटी बेटी है, उसके कमरे में पहुंचते हैं तो ये लड़की उस रूम में जैक्सन को नहीं जाने देती। जैक्सन उस रूम के बाहर ही होते हैं और वो कहते हैं कि वो रूम खोल के इस रूम की भी फोटोज खींचेंगे क्योंकि सबसे छोटी बेटी का कमरा था, इनको ये भी देखना है, इसकी भी कहानी जाननी है। छोटी बेटी की जो लाश थी वो एक मिरर के सामने मिली थी। तो ये लड़की जैक्सन को हर तरीके से रोकने की कोशिश करती कि नहीं नहीं इस कमरे में मत जाओ, नहीं नहीं इस कमरे में मत जाओ, यहाँ मत जाओ, मैं तुम्हें यहीं से कहानी बता देती हूँ, ये रहने दो। जैक्सन को लड़की का बिहेवियर बहुत ज्यादा वियर्ड लगता है और जैक्सन उसे थोड़ा दूर करके कि अरे मेरे को थोड़ा सा देखना है करके वो रूम खोल देता है। अब ये जो पूरा घर था वो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे अभी इस घर में कोई आ जाएगा। ये इतना पुराना लग रहा था, डस्ट नहीं थी, कोई भी स्पाइडर नहीं थे, जाले नहीं थे, कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था अभी कुछ टाइम में भी कोई भी फैमिली आके रह सकती है। बट वो जो लड़की का कमरा था वो पूरी तरीके से अंदर से ऐसा लग रहा था कि सालों से नहीं, मतलब कई सदियों से नहीं खुला हुआ हो। हर जगह मकड़ी के जाले, जो शीट थी, जो बेड था, सब कुछ टूट रहा था, दीवारें अपनी जगह से निकल रही थी, शीशा टूट चुका था, जो बालकनी थी, जो भी एक कमरे का शीशा होता है वो टूट रहा था। वो ड्रेसिंग टेबल जहाँ पे उस लड़की की लाश मिली थी उसका कलर पूरी तरीके से जा चुका था, जो जैक्सन को बहुत वियर्ड लगा कि ये सबके कमरों में सफाई कर रही है तो यहाँ पे इसने कुछ क्यों नहीं करा। तो जैक्सन सारी फोटोज खींच के वापस मुड़ता है और उस लड़की से पूछता है कि तुमने इस रूम की सफाई क्यों नहीं करी, ये इतना बुरा क्यों है बाकियों के कंपैरेटिवली। वो लड़की उसे बताती है कि जो सबसे छोटी बेटी थी एमिली, मैं उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी, मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यार था और उसकी जो मौत थी मैं झेल नहीं पाई और इसलिए मैं इसके रूम में नहीं जाती थी और इसलिए मैं इस रूम को साफ नहीं करती थी क्योंकि मुझे बुरा लगता था। जैक्सन को ये बात ठीक लगती है कि चलो हाँ ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है कि ठीक है, अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और अगर वो मर जाता है इंसान तो आप उस रूम में नहीं जाना चाहते हैं, उसकी जगह के आसपास नहीं जाना चाहते। थोड़ी देर में जब जैक्सन का काम खत्म हो जाता है तो वो उस घर से निकल रहा होता है और वो वो लड़की हर जगह पे देख के एक बहुत क्रीपी स्माइल दे रही होती है कि तभी गेट से निकलते निकलते जैक्सन उस लड़की से एक आखिरी सवाल पूछता है कि जब ये पूरा इंसिडेंट हो रहा था तुम कितने साल की थी। तो लड़की बोलती है 16। जैक्सन उस लड़की को बहुत वियर्ड तरीके से देखता है क्योंकि जिस लड़की को वो अपने सामने देख रहा है वो लड़की
लड़की दिखने में अभी भी 17-18 साल की ही लग रही थी। तो जैक्सन उससे पूछता है तो तुम अब कितने साल की हो? वो लड़की बोलती है 16। और ये देखते ही, ये सुनते ही जैक्सन एकदम थोड़ा पीछे हो जाता है। उसको लगता है शायद ये कोई मजाक कर रही है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी एज से काफी यंग लगते हैं और आप उन्हें देख के नहीं पता लगा सकते कि वो कितने यंग है, कितने ओल्ड है। और वो आइलैंड था और वहाँ पे सब कुछ बहुत नेचुरल था, हवा बहुत अच्छी थी, मेडिसिन बहुत प्योर थे, खाना बहुत प्योर था। तो वहाँ के सारे लोग ऑफकोर्स बहुत ज्यादा यंग लगते थे और बहुत हेल्दी भी थे। तो जैक्सन को लगता है शायद ये लड़की मजाक कर रही है। जैक्सन क्रीप आउट हो ही रहा होता है कि इतने में वो लड़की हंसने लग जाती है और बोलती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी। को पता नहीं क्या लड़की से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। जैक्सन इस बात को सुन के समझ जाता है कि अच्छा ये मजाक कर रही होगी वगैरह। जैक्सन उस घर से निकलने लग जाता है और उस पूरी फैमिली के बारे में एक और सवाल पूछता है कि तुमने मुझे सब बता दिया कि फैमिली कैसे रहती थी, कौन किससे क्लोज था, क्या बातें हुई, कौन कहाँ मिला, पर तुमने मुझे ये नहीं बताया कि इन सब की मौत का कारण क्या था, मतलब इन्हें मारा किसने। कि पुलिस आ गई, सब हो गया, ये तो तुमने बता दिया और ये भी बता दिया बहुत सालों तक इन्वेस्टिगेशन हुई, पर तुम्हें कुछ पता है कि मौत कैसे हुई? तो लड़की जैक्सन को देख के कहती कि वो जो लड़की थी एमिली, जो इस घर की सबसे छोटी बेटी थी, उसको ना कुछ दिखता था और वो जो भी उसे दिखता था वो हर रात को उसे बोलता था कि ये तुम्हारे माँ बाप नहीं है, ये तुम्हारा परिवार नहीं है, तुम्हारे परिवार को तो कोई ले गया है और ये सब तुम्हारे परिवार के हमशक्ल हैं। तुम अगर जाके इनसे पूछोगी ना तो ये कोई मानेगा नहीं, सब तुम्हें पागल बताएंगे, पर ये लोग असली नहीं है, ये तुम्हारे परिवार के लोग नहीं है। जब उसको रोज रात को एक ही बात बोली जाती थी तो एक दिन एमिली ने उस एंटिटी की, उस शैडो की बात सुन ली और अपने परिवार के हमशक्लों को मार दिया। सबको अलग अलग तरीके से, हर किसी को एक अलग पनिशमेंट देते हुए। जो एमिली के बाप का हमशक्ल था उसको उसने अपने पापा के स्टडी रूम में मार दिया, उसकी माँ के हमशक्ल को उसने उसे उसी बिस्तर पे मार दिया। जैक्सन इस बात को ना सुन के यकीन नहीं कर पाता कि एक 16 साल की लड़की एक पिता को, अपने बाप को, जो उससे ऑफकोर्स उम्र में, हाइट में, वजन में इतना बड़ा होगा, कैसे मार सकती है, वो भी इतनी ब्रूटली कैसे मार सकती है। तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से दिख रहा था कि वो इस लड़की की कहानी पे इतना यकीन नहीं कर रहा था। तो लड़की बताती है कि एक रात एमिली को उस शैडो ने पोजेस कर लिया था और उस शैडो की जितनी भी ताकत थी वो एमिली में आ गई, जिसकी वजह से उसने अपने बाप, माँ और दोनों बड़े भाइयों को मार दिया। और जब उसने ये सब करा ना तो उनका कुत्ता, जो उनका पेट था, एमिली को देख के बहुत भौंक रहा था, इसलिए आखिर में हॉल में बीचों बीच उसने अपने पेट को भी मार दिया। और जब उस शैडो से पूछने के लिए कि उसकी फैमिली कहाँ है और कब वापस आएगी, एमिली अपने कमरे में गई तो उसे शीशे में अपने पूरे शरीर पे खून दिखा, जिसे देख के उसने खुद को भी मार दिया। जैक्सन को इस लड़की की बात पे अभी भी इतना यकीन नहीं होता, क्योंकि जिस पोजीशन में उस पूरे परिवार को ढूंढा गया था या जिस पोजीशन में उनकी बॉडीज मिली थी वो काफी ज्यादा ऐसे मिली थी जैसे उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा, उन्हें बहुत पहले टॉर्चर करा गया और फिर मारा हो, जो एक 16 साल की बच्चे का तो काम नहीं हो सकता। जिसके बाद जैक्सन को लगता है कि मे बी शायद ये जो कहानी सुना रही है ये लड़की, उसमें थोड़ा बहुत ऑफकोर्स लोग बड़ा चढ़ा देते हैं तो वो वाला फैक्टर भी होगा। जैक्सन उस लड़की को थैंक यू बोल के और बाय कह के वहां से चला जाता है और उससे बोलता है कि अरे सुनो, तुम अपनी कोई फोटो खिंचवाना चाहोगी क्या, क्योंकि तुम यहाँ के इतना स्टोरीज पता है तो तुम भी फेमस हो जाओगी, मैं तो फोटो खींच के दिखाऊंगा तो लोगों को तुम्हारे बारे में पता चलेगा। तो लड़की मान जाती है। जैक्सन उस लड़की की फोटो खींचता है और अपने रास्ते पे चला जाता है। जहाँ पे भी जैक्सन उस आइलैंड में रुका हुआ होता है, जब वो रात को वहाँ पहुंचता है और अपने कैमरा से गो थ्रू कर रहा होता है और सारी फोटोज को देख रहा होता है, तो वो देखता है कि हर फोटो में ना उसको एक अजीब सी फिगरिश दिख रही है। मतलब ऐसा नहीं कि उसे फोटो के अंदर कुछ फिगर दिख रहा है, बट अगर वो फोटो खींच रहा है किसी बेड का तो जो नीचे थोड़ा बहुत फ्लोर दिख रहा है उसमें से कोई शैडो आ रही है, जैसे कोई खड़ा हुआ हो। जब वो देख रहा है फोटो को तो उसको लग रहा है शायद ये उस लड़की की शैडो होगी जो उसको पूरा टूर दे रही थी, कहानी बता रही थी। बट देन उसको सब याद आता है कि वो लड़की तो आसपास वहां थी ही नहीं, वो तो हमेशा जैक्सन के पीछे खड़ी थी या उसके साइड में खड़ी थी इस पूरे प्रोसेस में। पर फिर भी जैक्सन इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसको लगता है मे बी पुराना घर है, किसी ऑब्जेक्ट की फोटो होगी वगैरह वगैरह, और वो आगे बढ़ जाता है। जैक्सन की सारी फोटोज में वो घर बहुत ज्यादा साफ सुथरा नया लग रहा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो घर मतलब ऑलमोस्ट स्पॉटलेस होता है कि कोई बार बार उसकी सफाई कर रहा होता है, और बस एक लड़की एमिली का कमरा बहुत बुरा होता है। जब जैक्सन उस फोटो को देखता है जो एमिली के कमरे की थी, तो उसको एमिली के कमरे में जो ड्रॉर रखा था जो ऑलमोस्ट टूट चुका था, जहाँ पे खून के धब्बे थे, शीशा टूटा हुआ था और बहुत बुरी हालत में था, जब वो उस फोटो को देखता है तो उसको उसमें एक
एक लड़की बैठी हुई मिलती है उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में एमिली की मौत हुई थी। इस फोटो में एक चीज अलग होती है, जब एमिली की बॉडी मिली थी उसका सर उस ड्रॉअर पे टिका हुआ था, उसने अपने दोनों हाथों पे अपना सर रख रखा था और उसका फेस नहीं दिख रहा था। पर इस फोटो में एमिली का फेस दिख रहा था और वो साइड में टिल्टेड था और जैक्सन की तरफ घूर रहा था, एकदम जैसे उसको पता हो कि जैक्सन उसकी फोटो खींच रहा है। जैक्सन ये फोटो देखते ही डर के मारे वो फोटो फेंक देता है, क्योंकि जिस लड़की का चेहरा उसे एमिली में दिख रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की होती है जो इसे इतनी देर से वो घर की कहानी सुना रही होती है। थोड़ी देर बाद जब वो हिम्मत करके बाकी फोटोज को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो फोटो जो उसने आखिर में उस लड़की की उस घर के बाहर खींची थी, उस फोटो में वो लड़की थी ही नहीं। वो घर की फोटो तो थी पर वो लड़की कहीं पे भी नहीं थी। इस पूरे इंसिडेंट के बाद जैक्सन ने आइलैंड में सबको ये बात बताई और उनसे जांच पड़ताल करी। आइलैंड में उस लड़की की फोटो जो एमिली की थी, जब उसने दिखा के बोला ये तो केयर टेकर की बेटी है ना, ये एमिली नहीं है ना, तो सबने बताया कि कोई भी केयर टेकर उस मैंशन में था ही नहीं और ये फोटो ये लड़की उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। जैक्सन के पूरे करियर में ये फर्स्ट फोटो थी जो स्पिरिट फोटोग्राफी को दिखाती थी और इसी फोटो के बाद जैक्सन का मानसिक संतुलन बहुत बिगड़ गया था, जहाँ पे उसे रात को नाइटमेयर्स आते थे, जहाँ पे उसे उस पूरे परिवार के सपने आते थे और एक दिन उसने खुद की जान ले ली और अपने पीछे बस ये स्पिरिट फोटोग्राफी की पूरी कहानी और वो फोटो छोड़ दी। क्योंकि जैक्सन का ऑलमोस्ट पूरा करियर ही ऐसा था जो लोग नहीं बाहर आने देना चाहते थे, तो ये बात भी बाहर नहीं आ पाई और सिर्फ कुछ ही सोर्सेज को, कुछ ही लोगों को पता थी और वहीं से सर्कुलेट हुई। बट ये जो फोटो थी, ये जो इंसिडेंट था, ये भी स्पिरिट फोटोग्राफी का एक ऐसा प्रूफ है जो बताता है कि शायद हो सकता है कि कुछ फोटोज में, कुछ कैमरास में एक्चुअल में स्पिरिट्स कैप्चर हो सकते हैं। मैंने आपको स्पिरिट फोटोग्राफी की इंट्रोडक्शन से लेके बेसिक से लेके सब चीज़ें बताई। अब आप मुझे बताओ कि आप सच में मानते हो कि स्पिरिट फोटोग्राफी जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, या कोई लोग हैं या कुछ लोग हैं या कुछ टैलेंटेड लोग हैं ऐसे जो सच में स्पिरिट्स को अपने फ़ोन में, कैमराज में कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपके इस पूरी स्टोरी पे और पूरी हिस्ट्री पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे मैं मिस्ट्री और हॉरर स्टोरीज लाती रहती हूँ।